नमस्कार दोस्तों, आज हम वेटनरी एनाटॉमी अर्थात एनिमल एनाटॉमी की क्लास नंबर 11 लेने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेल अर्थात कोशिका पे रहने वाला है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और एनाटॉमी क्लासेस के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हम आज सेल यानी कि कोशिका के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका या सेल की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोशिका की जो स्टडी होगी, सेल की जो स्टडी है, उसे हम क्या कह देते हैं? कोशिका विज्ञान। या कोशिका का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। और इसे हम साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बहुकोशीय जंतु होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर कोशिका की संख्या बहुत ज्यादा है, कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होंगी तो वो एनिमल कैसा हो गया? बहुकोशिकीय जंतु हो गया। और उसके अंदर कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है सेल की, क्योंकि सेल ही देखा जाए तो पूरी बॉडी के अंदर सबसे छोटी इकाई होगी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है और उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है और अंगों से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। तो उसके बाद हम इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला साइंटिस्ट हम देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। यानी कि कोशिका की जो खोज करता है, कोशिका को सबसे पहले खोजने वाला जो साइंटिस्ट है कोशिका को, वो है रॉबर्ट हुक है। और इस साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले कॉर्क के टुकड़ों में इसको देखा था और इसका नाम दिया था इसने सेला। कोशिका को इसने सेल से सेला नाम दिया इसने। और उसकी एक बुक आती है माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया नामक किताब के अंदर इसने इसका क्या किया? वर्णन किया था। तो ये साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। किससे की थी? कोरक के टुकड़ों से। और इसका नाम क्या दिया था? सेला नाम इसको दिया था। और माइकोग्राफिया नामक बुक के अंदर इसका वर्णन किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के अंदर, खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के अंदर जीवाणुओं को, शुक्राणुओं को, प्रोटोजोआ को व रक्त कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा था। यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखने वाला पहला साइंटिस्ट था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के अंदर जीवाणुओं को, शुक्राणुओं को, रक्त कणिकाओं को, कोशिकाओं को या प्रोटोजोआ को देखने वाला जो साइंटिस्ट था वो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन के अंदर कोशिका के अंदर आगे अपने देखेंगे कि कोशिका के बाहर सबसे ज्यादा बाहर झिल्ली पाई जाती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अंधक पाया जाता है इसके अंदर, केंद्रक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी।
केंद्रक की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट ब्राउन था। और इसने ब्राउनियन गति के बारे में भी वर्णन किया। ब्राउनियन गति के बारे में भी बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। तो इसने केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ब्राउनियन गति के बारे में भी पूरे डिटेल से जो वर्णन किया ब्राउनियन गति के बारे में वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था बिरचॉव। बिरचॉव जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक था, इसने कहा कि जो नई कोशिकाएं होती है, जो नई कोशिकाएं होंगी वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। जो पहले से स्थित पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से क्या बनती है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कहा था बिरचॉव ने। और बिरचॉव के बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट इसके अंदर वैज्ञानिक आया वो था एच जैनसन। एच जैनसन व जेड जैनसन। और इस वैज्ञानिकों ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की खोज की, या इसे हम कौन सी सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, इसे हम कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट था एच जैनसन और जेड जैनसन, जिसने लाइट माइक्रोस्कोप अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या इसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, तो इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था एच जैनसन और जेड जैनसन। उसके बाद एक आगे नेक्स्ट साइंटिस्ट आया नॉल एंड्रूस्का। इसने भी एक माइक्रोस्कोप की ही खोज की थी, तो वो इसने की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था इसके अंदर नॉल एंड रस्का। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया इसके अंदर स्लीडेन व स्वान। स्लीडेन और स्वान नाम जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था? इसने दिया कोशिका का जो सिद्धांत है, कोशिका के सिद्धांत को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था स्लीडेन और स्वान। और सबसे लास्ट जो साइंटिस्ट इसके अंदर है सीपी स्वानसन। और सीपी स्वानसन को हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है इसे। कोशिका विज्ञान का जनक। सबसे ज्यादा कोशिका के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो सीपी स्वानसन था। तो इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं। कोशिका विज्ञान का इसे क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो इसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आया रॉबर्ट हुक। इसने किसकी खोज की थी? कोशिका की। कहां से की थी? कोरक के टुकड़ों से। और इसने कोशिका को नाम दिया था सेला। और अपनी बुक के अंदर माइक्रोग्राफ या जो बुक है उसमें इसका वर्णन किया था। उसके बाद साइंटिस्ट आया एंटोनी वॉन लोवेनहॉक, जिसने सवय की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के अंदर ही जीवाणुओं को, शुक्राणुओं को, प्रोटोजोआ को और रक्त कोशिकाओं को देखा था। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। इसने खोज की केंद्रक की, और केंद्र की ब्राउनियन गति के बारे में भी डिटेल से बताया। उसके बाद बिरचॉव आया। उसने कहा कि नई कोशिकाएं जो होती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। एच जैनसन और जेड जैनसन ने लाइट माइक्रोस्कोप अर्थात प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज की। उसके बाद नॉल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। और उसके बाद आया स्लीडेन और स्वान, जिसने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और लास्ट जो साइंटिस्ट था सीपी स्वानसन, इसको कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोशिका के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो सीपी स्वानसन था। देखो अब हम इसके अंदर कोशिका का वर्गीकरण अर्थात उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये कोशिका है, या जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं।
तो कोशिका के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है वो उसको समझते हैं हम। तो कोशिका के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो इसको हमने किस किस के अंदर बांट दिया, इसको कोशिका झिल्ली के अंदर, या इसको हम क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले कोशिका को बांटा तो ये कोशिका झिल्ली होगी और सेंटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है। तो ये होगी इसके अंदर कोशिका झिल्ली और ये हो गया इसके अंदर सेंटर के अंदर केंद्रक। अब देखो सबसे पहले हमने कोशिका झिल्ली के अंदर इसको बांट दिया, तो बाहर की और कवरिंग इसकी कोशिका झिल्ली होगी और अंदर का पूरा जो पार्ट है इसके अंदर, अंदर का पूरा जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। तो इसको बांटा हमने जीव द्रव्य के अंदर, या इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका को हमने दो चीजों में सबसे पहले डिवाइड किया, बाहर की और कवरिंग वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोल दिया और अंदर का जितना भी मटेरियल इसके अंदर आ रहा है इसको हमने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कह दिया। इसको फिर हम आगे और बांटेंगे। तो इस जीव द्रव्य के अंदर पूरे के अंदर देखो क्या चीज आ रही है, एक तो आ रहा है केंद्रक और बाकी का ये चीज क्या आ रहा है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो एक इसको हमने बांट दिया केंद्रक के अंदर और एक हमने इसको बांट दिया कोशिका द्रव्य के अंदर, या जिसे हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो देखो स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या किया था, ये सारी ऊपर मेम्ब्रेन कौन सी है इसके अंदर, कोशिका झिल्ली वाली है और अंदर वाला पार्ट जीव द्रव्य है। फिर इस जीव द्रव्य को हमने ले लिया, जीव द्रव्य वाले भाग के अंदर देखो क्या चीज आएगा बाहर की ओर, तो यहां पे क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये हो गया कोशिका द्रव्य और सेंटर वाला भाग क्या हो गया इसके अंदर, केंद्रक। तो अब हम इस कोशिका द्रव्य को देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो कोशिका द्रव्य को भी आगे दो चीजों में बांट दिया। तो एक तो आता है इसके अंदर हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म के अंदर बांट दिया और एक इसको बांट दिया हमने ट्रोफोप्लाज्म। एक हाइलोप्लाज्म और एक होता है ट्रोफोप्लाज्म। अब देखो ये पूरा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म है, इसी को हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म के अंदर बांटा है। तो इसके अंदर देखो बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होंगे इसके अंदर, तो ये इनको हम बोलते हैं कोशिकांग, और ये कोशिकांग होंगे इसके अंदर। और हाइलोप्लाज्म क्या होता है कि संरचना विहीन तरल, यानी कि इस संरचना को छोड़कर जो बाकी के एरिया में तरल पदार्थ भरा हुआ है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइलोप्लाज्म की। तो इसके अंदर क्या आएगा, संरचना विहीन तरल के अंदर बांट दिया। और ट्रोफोप्लाज्म के अंदर जैसे ये संरचना आ रही है, कोई ना कोई कोशिकांग आ रहा है और उसके साथ में तरल है, तो ये संरचना युक्त तरल हो जाएगा, ये हो जाएगा संरचना युक्त तरल पदार्थ। तो ये होगा ट्रोफोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ट्रोफोप्लाज्म को हम आगे कैसे बांटते हैं, क्योंकि इसमें संरचनाएं आ गई। तो संरचनाओं के अंदर इसके अंदर क्या क्या आएंगे कि ये सारे क्या हैं इसके अंदर कोशिकांग हैं। जैसे कि मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या आएंगे, कोशिकांग आएंगे। तो और भी हैं कोशिकांग जैसे कि लाइसोसोम हो गया, तो ये के सारे कोशिकांग हैं। तो ट्रोफोप्लाज्म के अंदर क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे कोशिकांग आ जाएंगे और दूसरी चीज आएगी इसके अंदर मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट क्या होता है, ये होता है निर्जीव संरचना वाला भाग। जो भी निर्जीव संरचना होगी उसको हमने क्या कह दिया, मेटाप्लास्ट। ये कंडीशन कहां मिलेगी, ट्रोफोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद देखो ये सारी चीजों का डिवाइडेशन हो गया, तो सेंटर के अंदर बचा इसके अंदर केंद्रक। अब देखो केंद्रक के बाहर पाई जाती है इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बाहर क्या होगी, केंद्रक झिल्ली होगी। और सेंटर के अंदर इसके अंदर यहां पाई जाती है केंद्रक के अंदर, इसको बोलते हैं हम केंद्रिका। तो ये होगी इसके अंदर केंद्रिका।
सेंटर में केंद्रिका होगी, बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होगी, और केंद्रिका के बाहर यहां जो भी तरल पदार्थ भरा होगा इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो ये चीज होगी इसके अंदर केंद्रक द्रव होगी। और बाकी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमेटिन के थ्रेड पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाएंगे, केंद्रक के अंदर। अब केंद्र का डिवाइडेशन हम देखते हैं, तो सबसे पहला इसके अंदर क्या आ जाएगी, केंद्रक झिल्ली आ जाएगी। केंद्रक झिल्ली के बाद इसके अंदर केंद्रक द्रव आ जाएगा। केंद्रक द्रव के बाद इसके अंदर केंद्रिका आ जाएगी, और केंद्रिका आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि केंद्रक द्रव वाले भाग के अंदर क्या होते हैं, इसमें क्रोमेटिन के थ्रेड मिलेंगे, धागे मिलेंगे क्रोमेटिन के, तो वो किस में आ जाएंगे, केंद्रक वाले भाग में आ जाएंगे। तो एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं कि ये कोशिका आ गई। कोशिका के अंदर सबसे पहले हमने देखा था बाहर से ये कोशिका झिल्ली, और अंदर का जितना भी मटेरियल है इसके अंदर उसको हमने जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया था। अब इस जीव द्रव्य वाले भाग को हम देखते हैं, तो जीव द्रव्य वाले भाग के अंदर देखो ये वाली जो चीज है सारी की सारी क्या आ जाएगी, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और सेंटर के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर केंद्रक आ गया। अब इस केंद्रक को छोड़कर बाकी जो कोशिका द्रव्य है इसको हम देखते हैं, तो इस कोशिका द्रव्य को हमने दो भागों में बांट दिया, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म में तो क्या होगी, संरचना विहीन तरल होगा, अर्थात यानी कि वहां पे संरचना नहीं होगी। ये वाला जो पार्ट क्या कहलाएगा, हाइलोप्लाज्म का। और ये चीज क्या है, कोई ना कोई जहां संरचना है, जैसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके बाहर जैसे जो भी कोशिकाओं के बाहर जो तरल पदार्थ है संरचना विहीन है, उसको हमने हाइलोप्लाज्म नाम दे दिया। और जो संरचना युक्त है यहाँ पे, उस तरल को हमने क्या दे दिया, ट्रोफोप्लाज्म। तो ट्रोफोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, कोशिकांग हैं, वो किस में आ जाएंगे, ट्रोफोप्लाज्म में आ जाएंगे। और कुछ निर्जीव संरचना वाला भाग होता है जिसे हम मेटाप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का वर्गीकरण है। उसके बाद हम इसमें आते हैं सेंटर के अंदर केंद्रक में। तो केंद्रक के सबसे बाहर इसमें केंद्रक झिल्ली मिलेगी, और सेंटर में मिलेगी केंद्रिका। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के बीच का जो द्रव्य क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव कहलाएगा। और इस केंद्रक द्रव में क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन के थ्रेड यानी क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। तो ये है पूरा इसका क्लासिफिकेशन है, सेल्स के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीजें इसमें मिलेगी। अब हम देखो इसमें देखते हैं कि कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं, एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है इसके अंदर यूकैरियोटिक। यानी कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स है वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी। तो इसके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं, इनके अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है इसके अंदर सेल वाल का। सेल वाल यानी कि इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके अंदर क्या होती है, ये पाई जाती है, इसके अंदर ये पाई जाएगी। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सेल वाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो इसमें अब हम ये देखेंगे, इसमें तो सेल बाल जो होगी पाई जाएगी लेकिन इसके अंदर एब्सेंट होगी। लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए कि ये सेल बाल जो होती है वो किस चीज से बनी होती है। तो सेल बाल हम यदि जानते हैं इसके अंदर किससे बनी होती है, ये अमीनो शर्करा की बनी होगी, या हम कह सकते हैं इसमें म्यूरेमिक अम्ल भी होता है। म्यूरेमिक एसिड या म्यूरेमिक अम्ल व अमीनो शर्करा की सेल वाल बनी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सेल वाल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब देखो कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सभी के अंदर नहीं लेकिन कुछ के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे कैप्सूल पाया जाता है। जो बाहरी आवरण के रूप में क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। और ये कैप्सूल किसका बना होता है, कैप्सूल बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। कैप्सूल किसका बना होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सभी के अंदर
नहीं पाया जाता और इसमें कैप्सूल भी नहीं पाया जाता। यानी कि सेल वॉल और कैप्सूल की जो कंडीशन है सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलती। तो ये हमने सेल वॉल और कैप्सूल के बारे में देखा। देखो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका द्रव्य के बारे में देखेंगे। तो ये कोशिका द्रव्य जो होगा इसके अंदर देखा जाता तो क्या धारा प्रवाह होता है। तो ये धारा प्रवाह की जो गति होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है नहीं पाई जाती, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर धारा प्रवाह वाली जो गति है कोशिका द्रव्य के अंदर वो पाई जाती है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि इसके कोशिका द्रव्य के अंदर धारा प्रवाह गति नहीं होती, इसके अंदर धारा प्रवाह की गति पाई जाती है। तो एक कोशिका द्रव्य के अंदर एक और पॉइंट है इसके अंदर, तो इसका कोशिका द्रव्य के अंदर देखा जाता है कि कोशिकांग के बारे में पॉइंट है। जैसे मान लो इसमें जो कोशिकांग होते हैं हम जानते हैं, जैसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सारे के सारे कोशिकांग क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जितनी भी सेल्स होती है इसके अंदर सिर्फ व सिर्फ कोशिकांग के रूप में राइबोसोम पाया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। बाकी किसी प्रकार का कोई कोशिकांग जो है इस प्रकार के नहीं पाए जाएंगे, जैसे ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। तो ये कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं। श्वसन के एंजाइम के बारे में बात करते हैं। श्वसन के जो एंजाइम है, तो श्वसन के एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा कला है उसकी भीतरी सतह पे पाए जाते हैं। प्लाज्मा कला की भीतरी सतह पे ये पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर किसमें पाए जाएंगे, श्वसन के जो इसमें एंजाइम होंगे वो कहां पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की या तो झिल्ली पे पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानेंगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर भी हो सकते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है मैट्रिक्स, तो उसके मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। यानी कि श्वसन के एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लाज्मा कला की भीतरी सतह पे पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के एंजाइम कहां पाए जाएंगे, या तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पे होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। तो ये श्वसन के एंजाइम के बारे में बात है। उसके बाद हम करते हैं इसमें नेक्स्ट केंद्रक के बारे में। अब केंद्रक के अंदर कुछ पॉइंट बनते हैं इसके अंदर। एक बनता है इसके अंदर केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, नहीं पाई जाती, लेकिन यहां पे केंद्रक की झिल्ली क्या होगी, पाई जाएगी। तो यहां केंद्रक झिल्ली क्या होती है, पाई जाती है। अब देखा जाए तो जैसे मान लो ये सेल के बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली के बाद यहाँ पे क्या है, इसके अंदर केंद्रक वाला भाग है। तो केंद्रक की झिल्ली यदि हम इसके अंदर हटा देंगे तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्र की जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती। तो इसकी वजह से ये कोशिका द्रव्य हो गया और केंद्रक के अंदर वाला जो द्रव है केंद्रक द्रव हो गया, तो इसमें विभेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव के अंदर विभेदन नहीं होता। इसके अंदर ऐसा कोई विभेदन नहीं कर सकते हम, तो इसमें विभेदन नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसमें विभेदन होता है अर्थात इसमें केंद्रक के अंदर झिल्ली पाई जाती है। और एक पॉइंट इसके अंदर है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती, यानी कि केंद्रिका जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, इसमें केंद्रिका जो होती है वो पाई जाती है। तो इसमें केंद्रिका होती है, पाई जाएगी। तो इसको देखो रिवाइज करते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहला डिफरेंस इसके अंदर सेल वॉल का है और कैप्सूल का है। यानी कि सेल वॉल इसके अंदर पाई जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में नहीं होती। यदि सेल वॉल पाई जा रही है तो ये बनी किसकी होती है, अमीनो शर्करा की और मुरेमी कमल की बनी होती है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैप्सूल भी पाया जाता है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये नहीं मिलेगा। इसके कोशिका द्रव्य में धारा प्रवाह गति नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में धारा प्रवाह गति पाई जाएगी। उसके कोशिका द्रव्य देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोशिकांग जो होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम,
तो ये सारे कोशिकांग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा श्वसन के जो एंजाइम है प्लाज्मा कला की भीतरी सतह पे मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसमें श्वसन के एंजाइम कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पे या माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने केंद्रक के बारे में देखा कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। अब केंद्रक झिल्ली जब नहीं होगी तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में विभेदन नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसका विभेदन नहीं होता, लेकिन इसमें विभेदन कर सकते हैं। और इसमें केंद्रिका जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। तो देखो कुछ और डिफरेंस है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है, तो इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल में कितना होगा? 80S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब देखो गुणसूत्र की बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा, और वो भी कैसा होता है? इसके अंदर वर्ताकार डीएनए का बना होता है। ये किसका बना होता है? वर्ताकार डीएनए का बना होता है। और इसमें जो गुणसूत्र देखा जाए तो कई होंगे इसके अंदर, और ये कैसे बने होते हैं? रेखीय डीएनए के बने होते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा, और कैसा होगा? वर्ताकार डीएनए का बना होगा। इसमें कई होंगे, अर्थात एक से अधिक इसके अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे, लेकिन ये किसके बने होते हैं? रेखीय डीएनए के बने होते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? पाई जाती है। तो ये हमने 3 डिफरेंस आगे और देखे हैं। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम है, इसमें 80S प्रकार का है। इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम सिर्फ एक ही मिलता है, और किसका बना हुआ है? वर्ताकार डीएनए का। इसमें गुणसूत्र कई होते हैं, यानी कि एक से अधिक मिलेंगे, और किसके बने होते हैं? रेखीय डीएनए के बने होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कशाबिका का। कशाबिका को हम कहते हैं फ्लेजिला। कशाबिका यानी कि फ्लेजिला। अब ये वाला जो कशाबिका या फ्लेजिला होता है ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा, और जिसमें जो पाया भी जाएगा तो उसमें फिर ये 9+2 का एक विन्यास बनता है। तो ये 9+2 का विन्यास प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर 9+2 का विन्यास जो होता है वो इसमें पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। कशाबिका या फ्लेजिला तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है, और जिसमें ये मिलेगा पर उसमें वो 9+2 का जो विन्यास होता है वो इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें 9+2 का विन्यास पाया जाता है। और एक पॉइंट इसके अंदर है कि जो सेल डिवीजन की है, यानी कि कोशिका विभाजन की है, तो कोशिका विभाजन जो होता है यहाँ पे कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? वो एक तो क्या होगा? सरल यानी कि सिंपल प्रकार का होता है, और यहाँ इसे हम बोलते हैं द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे जो कोशिका का विभाजन कैसा मिलेगा? सरल और द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। यहाँ पे जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है इसके अंदर माइटोसिस व मियोसिस की वजह से होता है। यानी कि माइटोसिस और मियोसिस से सेल डिवीजन होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और यहां पे जो कोशिका विभाजन कैसा होगा? सिंपल और बाइनरी फ्यूजन यानी कि सरल और द्विखंडन विधि से होता है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसमें कोशिका के कुछ मुख्य बिंदु हैं या मुख्य पॉइंट हैं, उनके बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? उसे हम कहते हैं PPLO। इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसे जानते हैं हम माइकोप्लाज्मा के नाम से।
तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है पीपीएलओ, जिसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और कवच सहित यदि हम इसको देखें तो ये 15 सेंटीमीटर तक व्यास होता है, चौड़ा होता है ये, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका कहलाएगी। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है इसके अंदर, जिराफ की तंत्रिका कोशिका। तो जिराफ की तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो जिराफ की तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी पूछा जाता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा आएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं कि जैसे सबसे बाहर की ओर जो कवरिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या इसे हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो अंदर की साइड के अंदर यहाँ पे केंद्रक मिलता है और ये केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य होती है यानी कि इसमें कैसी पारगम्यता पाई जाती है, सिलेक्टिव पारगम्यता इसके अंदर पाई जाती है, या इसे हम बोलते हैं चयनात्मक। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब यह है कि ये चयन करके ही पदार्थों का इसमें आवागमन हो सकता है, यानी कि जो पदार्थ इसके अंदर है वो बाहर की ओर जाएंगे, बाहर वाले अंदर भी आ सकते हैं। पदार्थों का आवागमन कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन से होता है, लेकिन वो भी कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है या चयनात्मक प्रकार की होती है। सभी के लिए ये पारगम्य नहीं होती, अर्थात कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्यता इसमें पाई जाती है। इस प्लाज्मा झिल्ली को हम प्लाज्मा कला के नाम से, प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। तो अब इस कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए 4 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन है, इसकी संरचना को समझने के लिए कितने प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, इसमें 4 प्रकार के हैं, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है इसके अंदर वो है इसमें लिपिड त्रिस्तरीय मॉडल। लिपिड त्रिस्तरीय या हम कह सकते हैं लिपिड सैंडविच मॉडल। लिपिड सैंडविच मॉडल दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद एक मॉडल और आया जिसे हम इकाई कला मॉडल के नाम से जानते हैं, इकाई कला मॉडल। तीसरा मॉडल आया है इसके अंदर मिसेलर मॉडल, और उसके बाद चौथा जो मॉडल आया है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को या इस सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए 4 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं इसके अंदर। तो ये सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल आया है इसके अंदर वो है लिपिड त्रिस्तरीय या लिपिड सैंडविच मॉडल है, इकाई कला मॉडल है, मिसेलर मॉडल है और तरल मोज़ेक मॉडल है। तो एक एक मॉडल के बारे में देखते हैं। तो लिपिड त्रिस्तरीय या लिपिड सैंडविच जो मॉडल है, इसके वैज्ञानिक ने या इसके साइंटिस्ट ने कहा है कि लिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है। यानी कि लिपिड लेयर की कैसी परत होती है, द्विआण्विक परत पाई जाती है कोशिका झिल्ली में। तो ये परत किसकी होगी, इसमें लिपिड की। और उसके अंदर और बाहर प्रोटीन की पतली परतें पाई जाती है। तो यह जो सिद्धांत दिया था
लिपिड सैंडविच मॉडल के आधार पर। तो ये ऐसे दिखाई देता है जैसे कि एक सैंडविच के अंदर लेयरें होती है, वैसे दिखता है, इसलिए इस मॉडल का नाम भी लिपिड सैंडविच मॉडल है। यानी कि उसने कहा कि लिपिड की द्विआण्विक परत होती है और उसके ऊपर और नीचे प्रोटीन की क्या पाई जाती है, पतली परतें पाई जाती है। ऊपर और नीचे प्रोटीन की क्या पाई जाती है, पतली परतें पाई जाती है। तो ये था लिपिड त्रिस्तरीय मॉडल। उसके बाद आ गया इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल वाले ने कहा कि कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। और इसने साथ में यह भी कहा कि इस प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है। उसने कहा था कि ये मॉडल तो यही है, इसमें द्विआण्विक लिपिड की परत होगी, ऊपर और नीचे प्रोटीन की परतें हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर और भी इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, ओलिगोसैकेराइड होती है, ओलिगोसैकेराइड, वह सिएलिक अम्ल पाया जाता है, सिएलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये किसने कहा था, इकाई कला मॉडल ने। उसके बाद आता है इसके अंदर मिसेलर मॉडल। मिसेलर मॉडल वाले ने कहा कि इसमें जो फॉस्फोलिपिड के अणु पाए जाते हैं वो मिसेल के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो प्रोटीन वाली ऊपर और नीचे जो लेयरें हैं, इनमें इनके साथ ये चीजें तो पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड और सिएलिक अम्ल। लेकिन उसने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड जो होता है इसमें, वो मिसेल के रूप में पाया जाता है, मिसेल के रूप में पाया जाता है। तो ये मॉडल था इसके अंदर मिसेलर मॉडल, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए। और जो एडवांस मॉडल लास्ट में आया है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। और इस मॉडल के अनुसार इसने ये कहा कि लिपिड की द्विआण्विक परतें तो इसमें पाई जाती है, यानी कि लिपिड की ये द्विआण्विक परत तो इसके अंदर पाई जाएगी, परंतु उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की ये परतें नहीं होती, लेकिन प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो इस तरीके से इसमें धसे हुए होते हैं और मोज़ेक रूप से क्या होते हैं, ये विनाशित होते हैं। एक तो प्रोटीन के जो अणु होंगे वो लिपिड लेयर जो होती है उसमें धसे हुए मिलेंगे और मोज़ेक रूप से क्या होते हैं, ये विन्यासित होते हैं। यानी कि इनका विनाश जो होता है वो व्यवस्था होती है मोज़ेक रूप से, और इनके अंदर गति पाई जाती है। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि प्रोटीन का अणु यहां पे है तो ये अणु इसकी पोजीशन कहीं और भी जा सकती है, यानी कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। तो ये वाला जो मॉडल है, ये वाला मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ये वाला मॉडल किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन ने दिया है। और इसके अनुसार लिपिड की द्विआण्विक जो होती है परत इसमें पाई जाएगी, लेकिन प्रोटीन के अणु क्या होते हैं, इसमें लिपिड की जो द्विआण्विक परत है उसमें धसे हुए हैं और मोज़ेक रूप से विन्यासित होते हैं और इनके अंदर गति भी पाई जाती है। तो ये मॉडल था तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो इसमें हमने देखा कि संरचना को, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए सिद्धांत दिए थे। पहला मॉडल लिपिड त्रिस्तरीय मॉडल या लिपिड सैंडविच मॉडल है। इसने कहा था कि लिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है और अंदर और बाहर प्रोटीन की पतली परतें पाई जाती है। फिर आ गया इकाई कला मॉडल। इसने कहा कि कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ इसकी जो परतें पाई है इसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड और सिएलिक अम्ल भी पाया जाता है। फिर आ गया मिसेलर मॉडल। मिसेलर मॉडल ने कहा कि इसमें जो फॉस्फोलिपिड पाई जाती है वो मिसेल के रूप में पाई जाती है, ये था मिसेलर मॉडल। और तरल मोज़ेक मॉडल ने कहा कि लिपिड की द्विआण्विक परत तो होती है, लेकिन प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो लिपिड परत में धसे हुए मिलते हैं और मोज़ेक रूप से विन्यासित मिलते हैं और इसमें गति भी पाई जाती है। तो ये था तरल मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था।
देखो अब इसमें हम देखते हैं कि कोशिका जो झिल्ली है इसके कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि सूक्ष्मांकुर, या जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो बिलाई। अब क्या होता है कि जैसे ये कोशिका झिल्ली है और इसकी सतह पर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो कोशिका की स्वतंत्र जो सतह होती है वहां पे क्या मिलेंगे, उंगली नुमा प्रवर्ध मिलेंगे। और ये प्रवर्ध जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबिलाई या सूक्ष्मांकुर के नाम से जानते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो माइक्रोबिलाई कोशिका झिल्ली पर पाई जा रही है, तो ये कोशिका का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है कि कोशिका का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। तो ये काम होता है माइक्रोबिलाई का या सूक्ष्मांकुर का। तो ये कोशिका के रूपांतरण की बात हो गई। अब कोशिका झिल्ली के कार्य हम देख रहे हैं इसके अंदर। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसके काम क्या होते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर देखा जाए तो ये कोशिका है और उसके चारों ओर एक कवर करने वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं। तो ये तो एक तो कोशिका की क्या कर रही है, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो कोशिका झिल्ली का एक मेन काम होता है सुरक्षा प्रदान करना कोशिका की। तो एक तो सुरक्षा में इसका योगदान होता है, दूसरा होता है कि पदार्थों का आवागमन करवाती है। ये पदार्थों का आवागमन करवाती है। और वो भी कैसा होता है आवागमन, यहाँ पे चयनात्मक होता है। अर्थात कुछ चयनित पदार्थ ही इसके अंदर जा सकते हैं या कुछ चयनित पदार्थ ही इसके बाहर जा सकते हैं। तो चयनित रूप से पदार्थों का क्या करवाती है, आवागमन करवाने में सहायक होती है। एक हमने यहाँ पे क्रिया होती है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की क्रिया भी ये सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। और एक क्रिया होती है यहाँ पे पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस की क्रिया भी सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर होती है। एक इसमें परासरण की जो क्रिया है, परासरण व विसरण दोनों क्रियाएं जो होती है वो किसके अंदर मिलती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये होता है कोशिका झिल्ली के कामों के बारे में। सबसे पहला काम हमने देखा सेल मेम्ब्रेन का, इस कोशिका की सुरक्षा प्रदान कर रही है। दूसरा, पदार्थों का आवागमन जो हो रहा है वो चयनात्मक तरीके से हो रहा है। फैगोसाइटोसिस की क्रिया इसमें हो रही है, पिनोसाइटोसिस होता है, प्रासरण और विसरण की क्रियाएं इसके अंदर होती है। तो ये मुख्य काम रहते हैं सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली के। तो अब देखो इसके अंदर हम जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो अब ये बाहर की ओर जो एक झिल्ली है इसे हमने कोशिका झिल्ली कहा। और सेंटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, यानी कि केंद्र के बाहर यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होगी। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के अंदर जो द्रव पाया जाता है इसे हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी कि कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला जो द्रव होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर हमने देखी थी। एक तो देखा था हाइलोप्लाज्म, इसमें दो स्ट्रक्चर थी, हाइलोप्लाज्म था एक, और एक था इसके अंदर ट्रोफोप्लाज्म। अब हाइलोप्लाज्म में तो क्या था, संरचना विहीन था तरल, यानी कि संरचना नहीं थी, तो उसको हमने बोला था हाइलोप्लाज्म, इसके अंदर मिलेगा। और एक था हमारे पास संरचना युक्त तरल जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, ट्रोफोप्लाज्म, यानी कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग। तो ये किसके अंदर मिलेंगे, सारे के सारे कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। अर्थात इसमें बहुत सारे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे के सारे कोशिकांग किसके अंदर मिलते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। तो इसमें
हमने देखा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और केंद्र के बीच में जो द्रव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसमें दो स्ट्रक्चर मिलती है, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म संरचना वहीन तरल होता है, ट्रोफोप्लाज्म संरचना युक्त तरल होता है, अर्थात इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। और कोशिकांग कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सारे के सारे कोशिकांग कहां पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं।